रिसर्च मेथड्स जो कि किसी भी कोर्स में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, सोशल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, हर सब्जेक्ट में रिसर्च मेथड्स का अपना एक अलग महत्व है, एक अलग इम्पोर्टेंस है। और बिना रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझे, बिना रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कमांड हुए किसी भी डेटा को समझना, किसी भी रिसर्च को समझना, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम रिसर्च को, उसके कंसेप्ट्स को, उसके बेसिक प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, तो किसी भी स्टडी को समझना, किसी भी शोध को समझना, किसी भी कंसेप्ट को समझना हम सभी के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो एमपीसी 005, जैसा कि मैंने बताया कि रिसर्च मेथड्स का हमारा जो सब्जेक्ट है, और ब्लॉक 1 आज हम लोग इसमें करेंगे। ब्लॉक 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी है, ठीक है, जिसमें रिसर्च मेथड्स मनोविज्ञान में उसके इंट्रोडक्शन पर, उसकी प्रस्तावना पर बात की जाएगी। और ब्लॉक 1 में भी आपकी कई सारी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट आज हम लोग कवर करेंगे, यूनिट 1 ब्लॉक 1, बेसिक प्रोसेस कंसेप्ट इन रिसर्च, जिसको कहा जा रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिसर्च में क्या है और क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं रिसर्च में जो हमें जानने बहुत ही जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी बात करने के पहले आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन में कई बार ऐसा होता है, चाहे हम खाना खाने की बात करें कि कहाँ पर ये एक्स डिश अच्छी मिलती है या कोई रेसिपी अच्छी मिलती है, या हम कभी भी कोई शॉपिंग करने की बात करें, किसी ब्रांड की बात करें, या कहीं जाने की बात करें, कहीं भी ट्रिप प्लान करें, कभी घूमने की बात करें, तो आप देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं, रिव्यूज को पढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, नहीं तो कंप्यूटर पे जाकर देखते हैं, नहीं तो कोई हमने कभी किसी के मुंह से सुना हो या हमने कभी विजिट किया हो, तो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं कि नहीं वहां ऐसा देखा था, नहीं नहीं वहां और अच्छा है, नहीं हमें पता है वहां पर और अच्छा है। तो ये क्या है, ये 10 जगह की इंफॉर्मेशन जब आपके पास होती है, शोध होता है, तो मतलब वो एक फॉर्मल शोध नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको एक्सप्लोर तो करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, तब जाकर हम कभी कभी डिसाइड करते हैं अच्छा ठीक है हम एक्स जगह जाएंगे, हमने बहुत पता किया, बहुत जानकारियां ली, तो इतने पैसे में इतने अच्छे अच्छे एक्सपोजर्स वहीं पे मिलेंगे, तो वो जगह हमारे लिए अच्छी होगी, या ये ब्रांड बहुत अच्छी है, इसके इसमें हम देखे, इसका रिसर्च देखा मैंने, इसका लोगों से पूछा, तो ऐसा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो उस विषय से जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम ऐसा क्या करते हैं जो उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं सोशल साइंस में, जो साइकोलॉजी में, जो आपके जीवन से संबंधित ना हो। तो आज जो शोध विधियां और उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, आपको बताएंगे, वो वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को, कई बार स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और उनको रिसर्च मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स में डिफिकल्टी आती है, उन्हें लगता है कि ये उसको पढ़ना मुश्किल है और ये बहुत ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो निसंदेह कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मुश्किल है। जब आप इसको डे टू डे लाइफ से जोड़कर इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके कंसेप्ट्स को अपने अगल बगल महसूस करेंगे, तो आपको कोई भी चीज समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। रिसर्च की आज इस दुनिया में प्रवेश करने के पहले, रिसर्च के बारे में बात करने के पहले, शोध के बारे में आपको कुछ भी बताने के पहले, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनुसंधान अनुसंधान जो कि एक रिसर्च, अनुसंधान एक ही बात है। तो अनुसंधान जो हम करते हैं वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने समाज में अच्छी पॉलिसीज को लाना चाहते हैं, इनोवेशन को चाहते हैं, क्रिएटिविटी को चाहते हैं, यानी कि सृजनात्मकता को चाहते हैं, नए नए तरह के ज्ञान को चाहते हैं, नई ज्ञान परंपराओं के विकास को चाहते हैं, वृद्धि विकास को चाहते हैं, इनोवेशन को चाहते हैं, तो एक अच्छे शोधकर्ता के रूप में एक अच्छी रिसर्च का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुसंधान एक समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो रिसर्च की बात हम जब करते हैं, रिसर्च अनुसंधान वहीं से शुरू होता है जहां से हमारी जिज्ञासा जन्म लेती है।
तो किसी भी पर्सन की जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में प्रश्न नहीं है, आप क्यूरियस नहीं है, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जहां जिज्ञासा जन्म लेगी वहां पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, और जब एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा तो हमें रिसर्च करने की प्रवृत्ति वहीं से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि हर महान बड़ी खोज, जितनी भी बड़ी खोज हुई, आज हम आप बात कर रहे हैं इस ऑनलाइन मोड में, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं और आप इसको समझ पा रहे हैं, और यही किताब अपने पास आप लेके बैठे हुए हैं। तो आप कभी सोचिए कि ये सारी चीजें कैसे हुई। ये सारी चीजें शोध का ही तो परिणाम है। किसी एक व्यक्ति के मन में आया कि ऐसा हो सकता है, तो उसने उस पर रिसर्च की, उसके ऊपर काम किया, उसको पता किया कि कैसे होता है, क्या इससे संबंधित चीजें अवेलेबल हैं। तो करते 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 ये भी एक तरीका डेवलप हो पाया, जहां पर एक दूर बैठ के मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ और आज पूरे देश विदेश के लोग हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो कोई भी काम जब बड़ा होता है तो उसके बड़ी खोज होती है, तो उसके पीछे शोध का, अनुसंधान का, रिसर्च का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो रिसर्च के लिए लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि रिसर्च उत्तर खोजने की एक प्रक्रिया है। हम रिसर्च में केवल आंसर खोजते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक के रूप में और एक शोधकर्ता के रूप में और एक प्रोफेसर के रूप में ये बताना चाहूंगी कि रिसर्च केवल और केवल उत्तर खोजने की प्रक्रिया ही नहीं है। रिसर्च एक प्रश्न पूछने की कला को भी सिखाता है कि प्रश्न आपने कैसे पूछा, प्रश्न आपने कैसे उठाया और प्रश्न आपने किस तरह का किया। क्योंकि प्रश्न अगर उचित है तभी उसका उत्तर भी उचित होगा। अगर प्रश्न उचित ही नहीं है तो उसका उत्तर कभी भी उचित नहीं हो सकता। क्योंकि जब शोध में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन हम उठाते हैं तो दो तरह के क्वेश्चंस की बात होती है। एक क्वेश्चन होता है जो कि सॉल्वेबल है, यानी कि वो समस्या सॉल्वेबल है, और एक ऐसी है जो अनसॉल्वेबल है। सॉल्वेबल का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न जिनका समाधान ढूंढा जा सकता है, और एक ऐसे प्रश्न जिनका समाधान ढूंढा नहीं जा सकता। तो जिनका समाधान ढूंढा ही नहीं जा सकता, ऐसी ऐसे शोध पर हम आगे बढ़ नहीं सकते, ऐसे अनुसंधान हम कर नहीं सकते, और ऐसे रिसर्च को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही मुख्य बात है कि जो आपने प्रश्न उठाया है, जो आपने समस्या उठाई है, वो कितनी कितनी सही है, कितनी क्लियर है, कितनी विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, और जिसके उत्तर की खोज पॉसिबल हो, और वो प्रश्न आप अपने रिसर्च में उठाएं। तो रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा प्रश्न, एक अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक अच्छा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने आए, जिसके लिए हम एक रिसर्चर के रूप में आगे बढ़े। जब आप अपने कंटेंट को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डेटा है, जिसमें सबसे पहले 1.1 का सेक्शन है जो हमें ये बताता है कि ये जो ब्लॉक है, ये यूनिट 1 हम क्यों पढ़ रहे हैं। वो ये बताता है कि ये यूनिट 1 हमें बताएगा कि शोध क्या है, शोध क्या है, शोध का अर्थ क्या है, शोध का महत्व क्या है, शोध की उपयोगिता क्या है, और शोध के लक्ष्य क्या है, और हम शोध कैसे करें, क्या स्टेप होगा, क्या प्रोसेस होगा, और उसमें कौन कौन से एरर्स हो सकती हैं, बाइसनेस हो सकती हैं, और इस समाज में शोध का, अनुसंधान का क्या महत्व है। तो ये 1 बाय 1 आज हम लोग इस जो कंटेंट है, ये जो यूनिट है, इसको कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, और एक सरल सहज हिंदी भाषा में आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी। रिसर्च में अगर हम बात करें, या मैं आपसे अगर पूछूं कि यदि कोई विद्यार्थी को परीक्षा के समय बहुत तनाव होता है, ठीक है, आपके एग्जाम होने वाले हैं और आपको बहुत तनाव होता है, आपको लगता है कि जब जब एग्जाम आता है तो आप बहुत ही तनाव में चले जाते हैं, तो क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि ऐसा करो कि म्यूजिक सुनो, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा करो कि थोड़ा टहल लो, स्ट्रेस कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे कोई शोध, ऐसी कोई रिसर्च, या ऐसे कोई गाइडलाइंस, या ऐसी कोई थ्योरी, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स, या ऐसी कोई चीजें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि संगीत सुनने से तनाव कम हो जाता है, या कोई राग सुनने से तनाव कम हो जाता है।
या जब तनाव हो तो ठंडी हवा में, खुली हवा में निकल जाने से तनाव कम हो जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं, बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं कि आपको जल्दी सुबह उठना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मोबाइल अधिक मत चलाइए, पढ़ाई उससे प्रभावित होती है, योग करने से तनाव कम होता है, वगैरह एंड वगैरह। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये बातें सिर्फ गेस करने की नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगाने की नहीं है। जब ये बातें हम रिसर्च के बैनर पे करते हैं, अनुसंधान के बैनर पे करते हैं और शोध के बैनर पे करते हैं, तो उसके लिए एक साइंटिफिक रिसर्च की आवश्यकता होती है, जहां पर हमारे पास प्रूव्स होते हैं कि हाँ, शोधकर्ताओं ने इन बातों को प्रूव किया है कि संगीत सुनने से, एक अच्छा संगीत सुनने से तनाव कम होता है, योग करने से तनाव कम होता है, शरीर फिट रहता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर आपका सांवेगिक स्वास्थ्य हो। तो इस तरह के शोध अगर आप ने पढ़े हैं और आप देख रहे हैं और उसके बेसिस पे हम इन चीजों को रिकमेंड कर रहे हैं, या इन चीजों पर हम कोई प्रोटोकॉल बनाकर थेरेपी बना रहे हैं, या हम कोई इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं, या फिर हम सेशंस दे रहे हैं, तो इन शोध के बेसिस पे ये काम करना बहुत ही ऑथेंटिक होगा और सही होगा। क्योंकि कोई भी चीज जीवन में ऐसे गैस करके अपने शरीर पर, मन पर और इमोशंस पर हम इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी उचित प्रक्रिया में नहीं आता। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं तो जानते हैं कि एक्चुअली जो हमने अभी आपको बताई बातें, वो सब क्या थी कि रिसर्च से जुड़ने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जाल था कि अगर आप इन बातों को इजीली समझ पा रहे हैं, सहज भाषा में मैं प्रयास कर रही हूं कि आप तक पहुंचे, आप इनको समझ पाएंगे तो शायद रिसर्च को और भी ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक रूप से आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। रिसर्च को अगर हम देखें तो रिसर्च दो भाग में बटा हुआ है, एक री और एक सर्च। रिसर्च जिसमें लिखा रहता है सर्च एंड सर्च एंड सर्च, तो रिसर्च का यहां पर मतलब यह है कि कोई भी चीज ढूंढी जा चुकी है तो आप उसको या तो दोबारा ढूंढिए, या तो उसके एक्सटेंशन यानी उसको और बढ़ा के ढूंढिए, या फिर कुछ नया ढूंढने का प्रयास कीजिए। यानी कि आपको ढूंढना है, और ये ढूंढने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपने अपने लेवल पे कुछ भी ढूंढ लिया और आपने बता दिया या आपने अंदाजा लगा दिया, नहीं। जो भी आप ढूंढेंगे वो वैज्ञानिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, यानी कि पूरी सिस्टमेटिक स्टडी, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक जो शोध आप करेंगे वो रिसर्च की कैटेगरी में आएगा, वो सर्च, वो खोज रिसर्च की कैटेगरी में आएगा। तो ये किसी भी तथ्य को कि अगर हम गहराई से, व्यवस्थित ढंग से या वैज्ञानिक तरीके से पुनः खोजते हैं या पहली बार ही खोजते हैं, तो ये हम शोध की कैटेगरी में इसको रखेंगे, शोध की श्रेणी में इसको रखेंगे। शोध केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है कि आपने जानकारियां ले ली और खूब सारी जानकारी आपके पास है और आप उसको शोध बता रहे हैं, नहीं। शोध आपने कर लिया, आपने जानकारी ली, फिर आपने उसका किया क्या, उस डेटा का आपने क्या किया, आपने उस डेटा को कहाँ यूज किया, आपके डेटा से समाज कहाँ पे लाभान्वित हुआ, लोगों ने उसका कहाँ इस्तेमाल किया, स्कूल में किया, अस्पताल में किया, सरकार में किया, किसी कार्यालय में किया या किसी एनजीओ में किया, कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया, या आपने उसका कहीं पर कोई एप्लीकेशन किया। तो शोध कहीं ना कहीं यूजफुल होनी चाहिए, उसका योगदान होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिसर्च हम क्यों करते हैं? रिसर्च हम करते हैं या तो हम तथ्यों को जानने के लिए करते हैं, फॉर फैक्ट्स, हम शोध को करते हैं कि हम तथ्यों की जानकारी लें, या फिर हमारे सामने कोई प्रश्न खड़ा है, उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हमारे सामने आया और उस प्रश्न का उत्तर अभी हमारे पास नहीं है, तो हमने उस प्रश्न को ढूंढने के लिए एक शोध प्लान किया और एक रिसर्च प्लान की और उसमें हम आगे बढ़ते चले गए। तीसरा क्या है कि कोई समस्या है हमारे सामने, उसका सोल्यूशन चाहिए, हमें उसका समाधान चाहिए, और उसके सोल्यूशन और समाधान के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो याद रखिएगा कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। पहला, फैक्ट्स को जानने के लिए। दूसरा, किसी भी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए। तीसरा, किसी भी समस्या के समाधान को जानने के लिए। अब आप इसके सब पार्ट में कहीं भी कोई भी कंटेंट ले सकते हैं रिसर्च के, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन तीनों कैटेगरी को टच करता हुआ दिखाई देगा। तो रिसर्च को अगर देखा जाए तो रिसर्च में यही कहते हैं कि किसी प्रश्न का सही
किसी भी प्रश्न का सही और प्रामाणिक उत्तर खोजने के लिए की गई वैज्ञानिक जांच पड़ताल को शोध या रिसर्च कहते हैं। कि जब हम किसी भी प्रश्न को एक प्रामाणिक तरीके से, एक वैलिड तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस में जब हम उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, ढूंढते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इसको हम शोध कहते हैं। और शोध एक जिम्मेदारी का काम है। शोध हम यूं ही नहीं कर सकते कि हम बहुत ही लाइट वे में उसको निकलें और ऐसे वैसे डेटा ले लें, क्योंकि इसको हमें समझना होगा कि हमारी एक गलती समाज के उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वहां पे गलत डेटा दे सकती है, गलत कंट्रीब्यूशन दे सकती है, और हमारी एक गलती से कहीं पर लॉस भी क्रिएट हो सकता है। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि रिसर्च एक जिम्मेदारी का काम है, रिसर्च एक एप्टीट्यूड का भी काम है, कि हर व्यक्ति के अंदर रिसर्च का ये एप्टीट्यूड नहीं होता कि वो रिसर्च करे, लेकिन कोई कोई शोधकर्ता रिसर्च में वो गट्स होते हैं कि वो एक अच्छे रिसर्चर की तरह काम करते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में व्यवस्थित और गहराई से जानकारी जुटाना, उसका विश्लेषण और नए तथ्य का समाधान करना, उसकी प्रक्रिया की, उस खोज की प्रक्रिया तक पहुंचना, ये सब शोध की श्रेणी में आता है, रिसर्च की श्रेणी में आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही सरलता से शोध के बारे में मैंने बताया कि शोध क्या है और हम शोध क्यों करते हैं। इससे जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको बाकी बातें जो शोध से और आगे होंगी वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी। जो आपका कंटेंट है, जो आपको दिया गया है, जब आप उसको देखते हैं तो आपको उसमें मिलता है कि क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, एक अच्छे रिसर्च की क्या क्राइटेरिया, क्या कसौटी है, कि सबसे पहले एक अच्छे रिसर्च में क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक अच्छे रिसर्च में होना चाहिए कोई पर्पस, कोई लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या करना है। हाँ, आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आप घर के बाहर खड़े हो गए, अब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। तो आपकी गाड़ी स्टार्ट है और पेट्रोल जल रहा है, और आपसे किसी ने पूछा कि गाड़ी क्यों स्टार्ट है, तो आप कह रहे पता नहीं, क्योंकि आपका कोई पर्पस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है। तो आप कॉपी कलम लेकर बैग टांग के निकल गए कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जब आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्या रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आपका कोई पर्पस नहीं है। तो अगर कोई पर्पस ही नहीं है तो आप रिसर्च किस बात के लिए करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च का एक क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य हमारी रुचि, हमारे इंटरेस्ट से बहुत जुड़ा होता है। जो जो काम हमें पसंद हो, जो काम हमें अच्छा लगे, और उस काम पे अगर हमें शोध करने को मिल जाए तो इससे बेहतरीन कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट का एरिया ही नहीं है, उसमें हम शोध करें तो शायद हम उतनी अच्छी गुणवत्ता उस काम में नहीं दे पाएंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी हम उस काम में नहीं दे पाएंगे। तो एक अच्छी गुणवत्ता के लिए एक शोधकर्ता का, रिसर्चर का खुद का इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस इंटरेस्ट के बाद फिर सैंपल का सिलेक्शन, पॉपुलेशन का सिलेक्शन, और उसके बाद उसकी समस्याओं को, कि आप कौन से स्पेसिफिक, कौन सी विशिष्ट बात को अपने शोध में, अपने रिसर्च में उठा रहे हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि शोध की प्रक्रिया क्या होगी, रिसर्च प्रोसीजर क्या होगा। तो एक कसौटी तो ये हो गई कि पर्पस क्या है, पर्पस बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली यही हमको चीजें करनी है। अब उसमें क्या क्या आपके लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। दूसरी बात, रिसर्च का प्रोसीजर पता होना चाहिए कि रिसर्च का क्या प्रोसीजर है, रिसर्च करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, या रिसर्च जब होगी तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सारी चीजों को हम उसमें शामिल करेंगे। तीसरी चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब हुआ है कि आपने अपने शोध को कैसे प्लान किया है। बहुत ही केयरफुली हम उसे प्लान करते हैं, बहुत ही केयरफुली हम प्लान करते हैं अपने रिसर्च को, अपने रिसर्च डिजाइन को, और फिर हम उसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। ये वैलिडिटी भी उसकी इंपॉर्टेंट होती है कि हम जिन चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं, क्या जो टूल्स हैं वही मेजर कर रहे हैं या कुछ और मेजर कर रहा है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, रिसर्च का उद्देश्य,
या फिर उसकी प्रक्रिया, या फिर शोध का अभिकल्प यानी कि शोध की रिसर्च डिजाइन, वैलिडिटी यानी उसकी वैधता, विश्वसनीयता, डेटा विश्लेषण, ये सारी जो चीजें हैं वो एक अच्छी रिसर्च के क्राइटेरिया यानी कसौटी पर खरी उतरनी बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छा शोध कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छे रिसर्च मेथड्स में एक बड़ा नाम है, उनका नाम है कर्लिंगर। कर्लिंगर ने रिसर्च पर बहुत काम किया है और उन्होंने बताया है कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। तो ये जो चार बातें हैं, अगर आप ये चार बातें याद रखते हैं तो रिसर्च को डिफाइन करने के लिए ये चार बातें बहुत ही सफिशिएंट होंगी और बहुत अच्छे कंटेंट को दे पाएंगी। अगर आप इनको एक्सप्लेन करते हैं और इनके उदाहरण उसमें लिखते हैं तो ये बातें आपके रिसर्च के इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए, बोलने के लिए हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो एस से सिस्टमेटिक, सी से कंट्रोल, ई से एम्पिरिकल और सी से क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो इन्होंने यही बताया कि सबसे पहले कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि सबसे जो आपका काम है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि घर बनाते समय आप क्या करते हैं, घर बनाते समय पहले नक्शा बनेगा, घर बनेगा, नक्शा बनेगा, फिर उसकी नींव बनेगी, फिर दीवारें बनेगी और अंत में उसकी छत बनाई जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम सीधे छत बनाने लग जाएंगे। पहले हम छत बना लें, उसके बाद उसमें व्हाइट वॉश कर लें और जब उसके बाद पूछे खिड़की कहाँ होगी और नक्शा कहाँ बनेगा तो अच्छा अब जमीन अब ले लेते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने सिस्टम से घर को बनाया, हमने जमीन ली, हमने नक्शा पास करवाया, फिर हमने कहा क्या होगा, सारी सुविधाओं को देखा, उसके बाद जाकर हमने घर बनाया। तो ऐसी ही रिसर्च है। रिसर्च को भी हम पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करते हैं, उसके प्रश्न को समझते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए हम रिसर्च को आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब क्या है कि रिसर्च एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी चीजें आए और उसको इन्फ्लुएंस करके चली जाएं, तो हमारे रिसर्च का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि हमें जानना है कि क्या म्यूजिक थेरेपी या राग चिकित्सा या संगीत चिकित्सा तनाव को कम करती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि जो भी लोग हम ले रहे हैं उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, उनका बाकी डेमोग्राफिक डिटेल क्या है। यानी कि हमें उससे संबंधित चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम 5 साल का बच्चा ले लें, एक 15 साल का ले लें और एक 25 साल का ले लें, एक 55 साल का ले लें, एक 75 साल का ले लें और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रखकर हम ये देखें कि क्या राग चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा या कोई भी इस तरह की थेरेपीज जो है वो, या सीबीटी साइकोलॉजी में हम दे रहे हैं, तो ये क्या सबके लिए काम कर रही है? नहीं। तो हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जेंडर को, पॉपुलेशन को, सैंपल को कंट्रोल करना पड़ता है कि एक स्लॉट हम लें कि इतने से इतने उम्र के लोगों को हम ले रहे हैं, तभी रिसर्च का कुछ मतलब होगा। अगर इतना ज्यादा वेरिएशन होगा, इतना अंतर होगा, तो कोई भी शोध की सही जानकारी मिल पाना मुश्किल होगा। इसके बाद बात आती है एम्पिरिकल की। एम्पिरिकल का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए किसी शिक्षक ने कहा, ठीक है, कोई क्लास में आपके बच्चे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। सपोज उन्होंने कह दिया कि लड़कियां ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैसे, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या कोई रिसर्च हुई है क्या, या कोई डेटा है आपके पास क्या? तो अगर कोई डेटा है, कोई रिसर्च है और उन्होंने ये बात वहां से कही है, तो वो आसानी से वो इंपिरिकल डेटा उनके सामने प्रस्तुत कर देंगे, एविडेंस उनको बता देंगे। लेकिन अगर उनके पास कोई डेटा नहीं है, एविडेंस नहीं है और ये ख्याल उनके मन में आया है, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा। अपने मन में उठ रहे इस सवाल को ढूंढने के लिए, उसके उत्तर को ढूंढने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, शोध करना पड़ेगा और उस शोध को करने के बाद ही वो बता सकते हैं कि क्या बढ़ती उम्र में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बुद्धिमान होती हैं। ये क्या एक मन का फितूर है, ये मन में पैदा हुआ एक गैस क्वेश्चन है, या वास्तव में ये चीजें एग्जिस्ट समाज में करती हैं? तो ये एम्पिरिकल पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन जिसमें कि हम हर तथ्य को प्रश्न के माध्यम से परखते हैं, हर निष्कर्ष को बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्रिटिकल
इन्वेस्टिगेटर होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज कह दी गई और हमने देख ली, उसको ऐसे ही नहीं समझ लेना है। उसके पीछे में प्रूफ चाहिए होते हैं, प्रमाण चाहिए होते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए भी हमें उससे संबंधित तथ्य चाहिए होते हैं। तभी जाकर हम एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन पूरा कर सकते हैं। तो ये बात जो थी वो कर्लिंगर ने जो अपनी डिफिनीशन में बताई, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। इस पूरी डिफिनीशन से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन रिसर्च के बारे में क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च का उद्देश्य क्या है, क्या ऐसा रिसर्च में हम क्या क्या करते हैं, क्या उद्देश्य लेके बढ़ते हैं। तो रिसर्च का जो पहला उद्देश्य है वो है नई जानकारी को प्राप्त करना, कि आप नई नई जानकारियों को प्राप्त करें, नई जानकारी की तरफ बढ़ें। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको राग चिकित्सा का, आज इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में हम पुरानी जो जो चीजें कहीं ना कहीं हम छोड़ते जा रहे थे, वो उन सारी चीजों को हम लौटते हुए देख रहे हैं। चाहे वो योग हो, चाहे वो टहलना हो, चाहे वो पौष्टिक भोजन हो, या फिर वो संगीत चिकित्सा हो, या फिर वो नृत्य चिकित्सा हो, या फिर वो राग चिकित्सा हो, या फिर वो आयुर्वेदिक चिकित्सा हो। तो ये सारी चीजों की बात हम कर रहे हैं। तो उनमें से ही मान लीजिए हमने एक कोई मुद्दा उठा लिया कि म्यूजिक थेरेपी का एंजाइटी पर प्रभाव, या राग चिकित्सा का मंत्रा चैंटिंग का म्यूजिक एंजाइटी पर प्रभाव क्या है। तो ये जो हमने लिया नए ज्ञान को जानने के लिए किया कि क्या मंत्र को चैंट करने से एंजाइटी पर कोई फर्क पड़ता है। तो ये जो हम करने जा रहे हैं वो नए जानकारी को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो एक लक्ष्य तो हमारे रिसर्च का ये हो गया। दूसरा जो दूसरा जो उद्देश्य है हमारे रिसर्च का वो है किसी भी घटना का वर्णन करना। कोई भी घटना हो चुकी है और उस घटना को जब हम उसका वर्णन करते हैं, जैसे कि कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं या फिर मान लीजिए इग्नू के जो विद्यार्थी हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। ठीक है, उनका स्ट्रेस का स्तर क्या है, या उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या है। तो हम जब किसी भी चीज को वर्णन करने के लिए, किसी घटना का वर्णन करने के लिए जानकारी को प्राप्त करते हैं, तो वो भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तीसरा उद्देश्य जो है वो है किसी घटना का कारण बनना। किसी घटना का कारण बनना मीन सॉरी जानना, किसी भी घटना का कारण जानना। कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, अब जैसे आजकल आप पेपर पढ़ रहे होंगे, आप न्यूज देख रहे हैं, बहुत सारे शोध पढ़ रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और उसके पीछे मोबाइल जिम्मेदार है, उसके पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार है। तो क्या ये बातें जो हम घर के कमरे में बंद होकर कर रहे हैं, ये कुछ प्रामाणिक है? तो किसी घटना का कारण जानने के लिए भी हम शोध को कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों से बात करें, 50-100 लोगों से कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करें और जाकर उनसे पूछें कि आपका डिप्रेशन जो आपको होता है तो किन बातों से होता है। तो ये एक हायरार्की हमें पता चलेगी, ये कंटेंट हमें पता चलेगा, डेटा हमें पता चलेगा कि हमें डिप्रेशन होता क्यों है या लोगों को डिप्रेशन क्यों हो रहा है। तो वास्तव में क्या सोशल मीडिया इसके प्रति जिम्मेदार है? तो अगर डिप्रेशन का ये डेटा दिखा रहा है कि लोग सोशल मीडिया या लोगों के स्टेटस से, उनकी उनके व्यूज से, उनकी जो कमेंट्स लाइक्स हैं उससे टेंशन ले रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ा रहे हैं कि उसका तो इतना है, हमारा तो इतना है, उसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे तो इतने हैं, और वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये बातें कहीं ना कहीं जरूर प्रामाणिक होंगी कि आज के समय में डिप्रेशन का एक सोशल मीडिया भी कारण बनता जा रहा है। तो हम जब किसी घटना का कारण जानने के लिए रिसर्च करें तो वो भी रिसर्च के उद्देश्य की कैटेगरी में आता है। उसके बाद होता है चौथा उद्देश्य, वो है हाइपोथेसिस की जांच करना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है टेंटेटिव सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन हम जब निकालते हैं, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जब भी हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, शोध करते हैं, तो एक परिकल्पना बनाकर चलते हैं, परिकल्पना बनाकर चलते हैं और उसी परिकल्पना की जांच करने के लिए हम शोध प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल करते हैं और शोध करते हैं। तो अब ये जो परिकल्पना है ये बनती कहाँ से है, या ये परिकल्पना जो है, हाइपोथेसिस जो है, वो कहाँ से क्रिएट होती है? जो हाइपोथेसिस क्रिएट होती है, परिकल्पना जो बनाई जाती है, वो कोई भी एक विषय जब आप
डिसाइड करते हैं कि हमें इस विषय पर काम करना है और इस पर हमें परिकल्पना बनानी, तो परिकल्पना हम यूं ही नहीं बना सकते। परिकल्पना के लिए हमें पुरानी रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, पुराने एविडेंस देखने पड़ेंगे, या इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है, क्या डेटा कह रहा है, क्या कोई थ्योरी है, कोई फैक्ट्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके अगेंस्ट हैं या इसके फेवर में है। तो कुल मिला के जब हम पूरा रिव्यू करेंगे लिटरेचर को, साहित्य को, और जो अवेलेबल डेटा है उनको, तब जाकर हम ये समझ पाएंगे कि हाइपोथेसिस क्या बनानी है और किस दिशा में बनानी है। तो हाइपोथेसिस बना लेना ही बहुत बड़ा काम नहीं है, सही हाइपोथेसिस बनाना और ऐसी हाइपोथेसिस बनाना जो जिसकी जांच की जा सके, जो मेजरेबल हो रिसर्च में, एक्चुअली वही हाइपोथेसिस इफेक्टिव होती है। तो ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, वो रिसर्च क्या है, रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, उसकी कसौटी क्या है और रिसर्च के उद्देश्य क्या है। अब बात आती है कि एक अच्छी रिसर्च के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको पहले भी बताया करलिंगर की डेफिनेशन से, वहां से हम 3 बातें फिर से उठाएंगे और उन्हीं बातों को यहाँ पर कोट करेंगे कि सबसे पहले रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, उसका एक क्रम होना चाहिए। रिसर्च का क्रम बहुत आवश्यक है। रिसर्च इंपीरिकल होनी चाहिए, यानी डेटा वास्तविक होने चाहिए, फेक डेटा नहीं होने चाहिए कि आपने अपने मन में डेटा बसा लिए और वही डेटा आपने बता दिया, नहीं। डेटा एविडेंस में होने चाहिए, डेटा अवेलेबल होने चाहिए, और वो उसी के बेस पर ही हम रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, डेटा जो है, जो भी चीजें आप रिसर्च कर रहे हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए। अगर आप किसी को बताएं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसने कहा अच्छा कि क्या रिसर्च कर रहे हैं, कि हम रिसर्च ये कर रहे हैं कि आसमान में कितने तारे हैं, तो वो हंसने लग जाएगा कि ये कौन सी रिसर्च है, ये कैसे कोई पता कर सकता है। ठीक है, या हम कितने बूंद पानी है नदी में, वो हम मेजर करना चाहते हैं, या किसी के सर में कितने बाल हैं वो काउंट करना चाहते हैं। तो ये कोई लॉजिकल नहीं है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है साइंटिफिक कि आप इनको ढूंढ सकें। तो हमें सॉल्वेबल प्रॉब्लम की तरफ जाना है, ऐसे रिसर्च मुद्दों को उठाना है जिनको कि हम शोध करके उनके बारे में पता कर सकें। ठीक है, रिसर्च वैलिड होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए। गुड रिसर्च हमेशा कोई ना कोई थ्योरी प्रिंसिपल्स डेवलप करने का गट्स रखती है। तो रिसर्च वैलिड का मतलब क्या है कि हम जिस चीज के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो उसी को मेजर कर रही हो। ऐसा ना हो कि हम बता तो रहे हैं कि रिसर्च मेंटल हेल्थ से संबंधित है, लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो सब डांस से संबंधित है, स्टोरी से संबंधित है, पेंटिंग से संबंधित है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो वहां कुछ है ही नहीं, तो वो रिसर्च वैलिड नहीं होगी। तो वैलिड का मतलब है कि जिस चीज के लिए रिसर्च की जा रही है वो उसी चीज को मेजर कर रहा हो, तभी उसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही टेस्ट दोबारा किया जाए, वही टूल दोबारा लगाया जाए, तो जो परिणाम है वो लगभग समान आए। ऐसा नहीं है कि टूल्स में आप इतना वेरिएशन हो जाए कि उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए। ठीक है, रेप्लिकेबल, यानी कि कोई दूसरा शोधकर्ता भी सेम रिसर्च को रिपीट करना चाहे और तो उसको भी समान परिणाम ही प्राप्त हो, रिसर्च का ये भी एक गुण होता है। तो क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एम्पिरिकल यानी कि डेटा एविडेंस होना चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, और ऐसी हो जिसे दोबारा से किया जा सके। तो ये सारे जो मुद्दे थे, ये सब थे जो क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च में थे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस यूनिट में, जो कि रिसर्च प्रोसेस के रूप में है। रिसर्च प्रोसेस यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है और क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, और स्टेप नंबर 1 में यहाँ मैं आपको फिर से बताने जा रही हूँ कि पहला काम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, किसी भी समस्या का पहले पता लगाना कि एक्चुअली हम किस समस्या पर काम करना चाहते हैं, क्या वो समस्या का समाधान पॉसिबल है, संभव है। अगर संभव है तो हम जरूर उसको शोध का विषय बना सकते हैं, लेकिन अगर संभव नहीं है तो हम अपने शोध में उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी समस्या को आइडेंटिफाई करना, ये एक रिसर्च के लिए, एक शोधकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, फिर आपने मान लीजिए आपने कोई भी समस्या उठा ली,
अब आप ये देखेंगे कि उस समस्या पर क्या काम हो गया है। यानी कि दूसरा काम ये है कि आप उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करें, रिव्यू करें, उसके साहित्य को पढ़ें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें। चाहे आप सोशल मीडिया से करें, लाइब्रेरी में जो किताबें उससे संबंधित है उसके बारे में पढ़ें, जाकर आर्टिकल्स को पढ़ें, जर्नल्स में जो पेपर्स हैं आप उनको पढ़ें, उनके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें। आप यानी कि जब भी शोध के लिए रिव्यू करें तो हमेशा अपने सैंपल के बारे में ढूंढें। आपको ये जानना जरूरी है कि इस सैंपल पे क्या क्या काम हो चुके हैं, और आप उस सैंपल पर फिर अपने विषय को भी ढूंढ सकते हैं कि क्या जिस सैंपल पर हम काम करना चाहते हैं उसमें इस सेम विषय पर भी कहीं काम हुआ है। तो आप इस तरह से अलग 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 कंपोनेंट में अपने इस रिव्यू को डिवाइड करके बहुत प्रकार से रिव्यू कर सकते हैं और बहुत अच्छा साहित्य इकट्ठा कर सकते हैं। और जब आपके पास बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा हो जाएंगे अपने विषय के बारे में, जो प्रश्न आपने रिसर्च के लिए उठाया है, तो आप एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे और उससे रिलेटेड लक्ष्य तय कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स तय कर पाएंगे, और आप एक अच्छी रिसर्च कर पाएंगे एक अच्छे शोधकर्ता के रूप में। ठीक है, तो आपने जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर इकट्ठा किया तो उसके बेसिस पे ही आप परिकल्पना बनाएंगे। तीसरा स्टेप यही है हाइपोथेसिस बनाने का, कि हाइपोथेसिस एक अनुमानित उत्तर है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम है। तो जब भी हम कोई भी समस्या लेके चलते हैं तो उसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन भी बनाते हैं। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हम लिटरेचर के बेस पे, एविडेंस के बेस पे हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और उसी परिकल्पना के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है चौथे स्टेप पे, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं चर। चर का मतलब हो गया, वेरिएबल का मतलब हो गया कि जो मेजरेबल हो, जो मेजरेबल हो, जो चेंजेबल हो। जो मेजरेबल होगा वही शोध का पार्ट बनेगा, जो चेंजेबल होगा वही शोध का पार्ट बनेगा। जिसको मापा ही नहीं जा सकता, जो चेंज ही नहीं हो रहा है, उसको हम अपने शोध में लेके क्या करेंगे? उस पे तो हम कुछ रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को जानना जरूरी है कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो चेंजेबल होते हैं और जो मापनीय है, यानी कि मेजरेबल होते हैं, जो परिवर्तनशील हैं और जो मापे जा सकें, वो चर होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे चर आपको मिलेंगे किताबों में, लेकिन मोटे तौर पे 3 तरह के चर को आप जानें। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा है एक्सटेनुअस वेरिएबल, यानी कि एक्स्ट्रा, जिसकी की जरूरत नहीं होती है। जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि इसे हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी रिसर्चर इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचिंग है, तो टीचिंग को अलग अलग मोड पे हो सकता है। भाई टीचिंग लेक्चर दे के भी हो सकती है, टीचर टीचिंग डिक्टेट करके भी हो सकती है, और टीचिंग ऑडियो वीडियो एड से भी हो सकती है, टीचिंग को यूट्यूब से भी किया जा सकता है। और डिपेंडेंट का मतलब हो गया उसके ऊपर क्या असर है। ठीक, और अगर उस टीचिंग के दौरान कोई बाहर से शोर आ रहा है, या टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी चीज है, कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, नींद आ रही है, या एग्जाम का स्ट्रेस, तो ये सारी चीजें एक एक्सट्रेनुअस एक्स्ट्रा वेरिएबल के रूप में आपके रिसर्च में आपको क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी, जिसका असर सीधे डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर पर पड़ेगा, जो कि आपके शोध के लिए ठीक नहीं है। पांचवा क्या है? रिसर्च डिजाइन, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, जो कि जिसमें हम बताते हैं कि कितने विद्यार्थी, क्या टेस्ट होगा, कितने दिन, कितनी सैंपलिंग, किस पर किसका प्रभाव देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा, क्या इसकी डिजाइन होगी, क्या तरीका होगा, ये सारी चीजें हम इसमें शामिल करते हैं। और इसी समय हम ये भी देखते हैं कि कौन सी डिवाइस कंस्ट्रक्ट होगी जिसके बेसिस पे हम शोध करेंगे। ठीक है, उसके ऑब्जर्वेशन का तरीका क्या होगा, मेजरमेंट का तरीका क्या होगा। ठीक, सैंपल सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने रिसर्च डिजाइन बना ली, सब तय कर लिया, टूल बना लिया और कंस्ट्रक्शन डिवाइस कर ली, टूल अगर अवेलेबल है तो टूल को कलेक्ट कर लिया, नहीं तो हमने टूल बनाया, जैसा भी सिचुएशन है। उसके बाद हमें क्या करना है? डेटा को कलेक्शन करना है। डेटा कलेक्शन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप क्वेश्चनर बना सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बहुत तरह के डेटा के तरीके हैं जिनके आधार पर हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्ट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि अगर डेटा सही से कलेक्ट नहीं किया गया तो हमारी शोध उससे पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि हमने अपने शोध में मान लीजिए रखा है कि हमें केवल 18 से 20 साल के लोगों को लेना है, और जब आप फील्ड में गए तो आपको वहां पे 18 से 20 के लोग मिल भी रहे हैं। कोई 21 का भी मिला, कोई 17 का भी मिला, 16 का भी मिला, तो आपने ले लिया और उसको कहा अरे 2 ही साल तो छोटा है। आपने 21 साल का ले लिया और आपने कहा अरे 1 ही साल का तो डिफरेंस है। तो ऐसे करते 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 आपने
18, 19, 20, 17, 16 यानी कि बहुत सारे लोगों को उसमें कलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा कि रिसर्च सही नहीं होगी। तो रिसर्च का जो आपका एजेंडा है, जो पॉपुलेशन आपने टारगेट की है, आपको उस पर बिल्कुल स्थिर रहना है कि आपको उस एज ग्रुप से ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है। क्योंकि मैंने फिर से कहा कि रिसर्च में धैर्य चाहिए, रिसर्च में ईमानदारी चाहिए। रिसर्च में अगर ईमानदारी नहीं है, रिसर्च में अगर पेशेंस नहीं है, रिसर्च में मेहनत नहीं है, दौड़ भाग करने की क्षमता नहीं है, तो आप एक अच्छे रिसर्चर कभी भी बन नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सारे गुण अपने अंदर रखते हैं, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर क्यूरोसिटी है, आप सही चीज जानने की कोशिश करना चाहते हैं, आपके अंदर सृजनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी है, इनोवेशन की तरफ आपका दिमाग चलता है, या आपको नए ज्ञान को सीखने की, नए ज्ञान को ढूंढने की एक ललक है, तो आप यकीन मानिए कि आप एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं सैंपल सिलेक्शन और डेटा कलेक्शन के बाद, तो एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है जो कि रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, सैंपल से इंफॉर्मेशन ले ली, उस डेटा को टैबुलेट कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, सारी चीजें, सारा स्ट्रक्चर आपने बना लिया। अब बात आती है कि अब इसमें इसकी एनालिसिस कैसे की जाए, जो कि पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी में आता है। आप लोग स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स भी आपके कोर्स में है। तो जब आप देखते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स सीख रहे हैं, सांख्यिकी को सीख रहे हैं, उसके विभिन्न विभिन्न विधियों को सीख रहे हैं, तब यहाँ पर यही प्रश्न आके बैठता है कि जो शोध हमने किया है, जो डेटा कलेक्शन हमने किया है, उस पर हम कौन सा मेथड, कौन सी विधि लगाएं। तो ये इतना आसान नहीं है कि हम कोई भी विधि उठाएं और लगा दें। इसके लिए हमें सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझना होगा, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक जो उसके स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरीज हैं उनको समझना होगा कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स कब लगती है, कौन सा टेस्ट कब लगता है, कौन सा टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक की कैटेगरी में आता है, कौन सा जो टेस्ट है वो नॉन पैरामीट्रिक की कैटेगरी में आता है और क्यों आता है। तो ये एक डिटेल्ड स्टडी का पार्ट है, डिटेल्ड अध्ययन का पार्ट है, जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सांख्यिकी में आपको ये सिखाया जाता है कि आपको मीन कब लगाना है, मीडियन कब लगाना है, मोड कब लगाना है और क्यों लगाना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कब लगाना है, या टी टेस्ट कब लगाना है, एफ टेस्ट कब लगाना है। एफ टेस्ट मतलब अनोवा, अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक वन वे अनोवा होता है, एक टू वे अनोवा होता है, ठीक है। रिग्रेशन की एनालिसिस होती है। आप जब अपनी स्टैटिस्टिक्स के कंटेंट को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक डेटा एनालिसिस मिलेगी आपको, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको बताया, मीन है, मीडियन है, मोड है, और उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं पैरामीट्रिक में, उसमें टी टेस्ट है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन में भी बहुत तरह के मेथड्स हैं जो आपको इसमें सिखाए जाते हैं, जैसे कि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट आर है, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड है, फाई कोफिशिएंट है, बाई सीरियल आर है, पॉइंट बाई सीरियल आर है, टेट्राकोरिक आर है। तो ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं। तो मेथड कब, क्यों और किस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाएंगे, वो एक शोधकर्ता को, एक लर्नर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अनोवा है, एफ टेस्ट है, तो एफ टेस्ट है, अनोवा है, तो वो कब लगेगा, एफ टेस्ट कब लगेगा और टी टेस्ट कब लगेगा, इसका अंतर हमें पता होना चाहिए। अब एनोवा है तो उसमें भी वन वे टू वे है, तो वो कब लगेगा। तो यानी कि एक रिसर्चर आप होने जा रहे हैं। स्टेप 7 एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और बहुत ही नॉलेज का और बहुत ही जिम्मेदारी का ये स्टेप है। इसमें हम बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने गलत एनालिसिस कर दी, गलत टेस्ट का इस्तेमाल कर दिया, तो हमारी पूरी रिसर्च जो हमने इतने सालों से की है, इतने दिनों में डेटा कलेक्ट किया है, वो सब मेहनत खराब हो जाएगी। तो डेटा को एनालिसिस करना है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप SPSS का भी सहारा ले सकते हैं। आप वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपने डेटा को अपलोड करें, जो भी आपको एनालिसिस करनी है उसको क्लिक करें और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अगर सॉफ्टवेयर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर्मल MS एक्सेल पर भी स्टैटिस्टिक्स यूज करके ऑप्शन आता है, आप वहां पर भी डेटा को जाकर
पूरा लोड कर सकते हैं और अपना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं बतौर शिक्षक आपको सलाह देना चाहूंगी कि कोई भी आप पहली बार जब रिसर्च को सीखते हैं तो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उन पे आप पहले मैनुअली कैलकुलेशन करना सीखिए। पहले आप उसे मैनुअली निकालिए, जो सवाल आपके किताबों में दिए गए हैं, आप उनको जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है उनको फिर से सॉल्व करिए। सॉल्व क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लेंगे और आपको लगेगा कि आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब हम उसको बड़े स्तर पे कर पाते हैं। जब हम 10-15 का डेटा निकालना अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको कितना भी कंटेंट जनरेट करके दे दे, सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेशन करके दे दे, एमएस एक्सेल आपको कैलकुलेशन करके दे दे, लेकिन आपको वो डेटा समझ में ही नहीं आ रहा है, आप उसको इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं पा रहे, उसकी व्याख्या ही नहीं कर पा रहे। तो व्याख्या करने के लिए आपको डेटा को समझना जरूरी है, समझने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अगर आप कहीं लिखा हुआ है अनोवा की कोई वैल्यू आई और वहां लिखा हुआ है 3.3, एनोवा यानी कि एफ टेस्ट की वैल्यू आई 3.3, या मीन आ गया 7.8, तो 7.8 क्या, 3.3 क्या, आप इसकी कैसे व्याख्या करेंगे? तो इसकी व्याख्या करने के लिए अगर आपको मीन पहले से पता नहीं है कि मीन होता क्या है, या मीन निकाला क्यों जाता है, या मीन की जो वैल्यू आती है उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, तो या एफ टेस्ट की वैल्यू है तो वो कैसे सिग्निफिकेंट पता की जाएगी, है सिग्निफिकेंट है ये पता की जाएगी, जब तक आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर से पका पकाया डेटा, उससे कोई भी लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिद्धांत को, थ्योरी को अच्छे से समझना, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेप थी, स्टेप नंबर 7, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेटा यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण और उसकी व्याख्या। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष ये देखा जाता है कि जो हाइपोथेसिस आपने आगे के स्टेप्स में बनाई थी, वो हाइपोथेसिस आपके रिजल्ट से प्रूव हो रही है या नहीं प्रूव हो रही है। ठीक है, अगर वो जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी बिल्कुल वैसा ही आंकड़ा आ रहा है, तो यानी कि रिसर्च आपकी प्रूव हो जाती है, यानी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन जो हाइपोथेसिस आप परिकल्पना लेके शोध को कर रहे थे वो बाद में प्रूव नहीं होती, तो इसका मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कंक्लूजन का, क्योंकि कंक्लूजन पे जब हम पहुंच जाते हैं उसके बाद ही किसी भी रिसर्च की रिपोर्ट लिखी जाती है। जब हम रिपोर्ट, पूरी रिसर्च जो हमने की, कैसे की, क्या किया, क्या प्रोसीजर था, क्या आया, क्या उसका फायदा नुकसान है, ये सारी चीजें हम रिपोर्ट में लिखते हैं। और अगर वो रिसर्च इस लायक है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो हम उसको कहीं पब्लिश भी कर सकते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग के बाद पब्लिकेशन भी एक बड़ा स्टेप है जो कि आज विद्यार्थियों को जानना चाहिए। अगर आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च ऐसी करें, ऐसी गुणवत्ता उसमें हो कि आप उसको पब्लिश कर सकें। क्योंकि जैसा कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। रिसर्च किसी भी स्कूल के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, कहीं पर भी किसी भी मुद्दे के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने जो शोध किया है वो आप पब्लिक करेंगे, वो आप पब्लिकेशन करेंगे, पब्लिश करेंगे, तभी समाज आपके शोध के बारे में जान पाएगा और फिर वो उससे लाभान्वित हो पाएगा। तो शोध को, एक अच्छे शोध को पब्लिश जरूर करना चाहिए, और पब्लिश करने के पहले एक अच्छा शोध जरूर करना चाहिए। ठीक है, और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रिसर्च के कुछ बेसिक कंसिडरेशंस भी हैं, और बेसिक कंसिडरेशंस में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में इसका मतलब ये होता है कि जहां रिसर्च का विचार उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट से मैंने कहा कि तुम ऐसा करो बेटा कि सुबह उठा करो तो राग भैरवी लगाया करो घर में, राग भैरवी लगा के उसको सुना करो। तुम जब इससे सुनोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा तनाव कम हो जाएगा। और शाम के समय राग यमन सुना करो। राग यमन की मैंने उसको बहुत सारे गीतों की लिस्ट दे दी और वो राग यमन सुनती है। राग यमन में बहुत सारे फिल्मी गाने, मैंने उसको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी और उसको जो जो गाने अच्छे लगते हैं वो सुनती है और सुबह भी सुनती है। अब वो ये कह रही है कि जब उससे कुछ दिन बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो कह रही है मैं बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ, मुझे पहले से बेटर लग रहा है। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन आप 3-4 दिन के बाद जब मैंने ये रागें सुनी और रोज रोज मैं जब वो भजन सुबह और शाम को वो फिल्मी गीत गजल सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत रिलैक्स फील होती हूँ। तो यहीं से रिसर्च शुरू होती है।
यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी, कि ये एक एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया, ये एक वजह मिल गई, वो एक जो वर्बैटिम हमने उस हमारी स्टूडेंट ने या उस विद्यार्थी ने हमें दिया, उसने एक नया प्रश्न हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया कि हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट है कि इन सारी चीजों से भी रिलीफ मिलता है, तनाव कम होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन का मतलब यही है कि उस विचार की हम वैज्ञानिक जांच करें, जो मैंने आपको अभी बताया कि रिसर्च की शुरुआत तो हो गई, उसने बताया कि भाई तनाव कम होता है, हमारा तनाव कम हुआ। 2 तरह की राग चिकित्सा जब हमने ली, हमने भैरवी सुना और हमने शाम को यमन सुना, तो हमको बहुत 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 अच्छा लगा और हमको बहुत रिलीफ मिला। मान लीजिए कोई लेडी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो तनाव लेती है और मैं राग चिकित्सा देती हूँ और उसने मुझसे पूछा कि क्या सुने, तो मैंने उसको बोला कि आप राग यमन, राग कल्याण के जो गीत है वो सुनिए, और मैंने वो गीत निकाल कर उसको दिया और उससे डिस्कस भी करना है कि क्या आपको ये पसंद है, नहीं पसंद है। तो हमने मिलकर ये काम किया और उसको उससे फायदा होने लग गया। यानी कि ये चीजें प्रामाणिक हो रही हैं, ये बातें केवल डिस्कवरी तक ही नहीं थी, अब ये जस्टिफिकेशन भी मिल रहा है, इसका प्रामाणिक हमारे सामने जांच भी सामने आ रही है कि इन सारी चीजों का शोध पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये रिसर्च का बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि उसकी डिस्कवरी कहाँ से हो रही है, क्या रिसर्च गैप हमें मिल रहा है और उसको हम कैसे जस्टिफिकेशन दे पा रहे हैं, वो भी प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद रिसर्च में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, पक्षपात, बायसनेस। रिसर्च बायसनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिसर्च में अक्सर बताया जाता है। ठीक है, यदि रिसर्चर पहले से ही मान लेता है, कोई भी रिसर्चर है और वो पहले से ही मान लेता है कि राग चिकित्सा तो हमेशा सफल होती है, राग बहुत बढ़िया, आहा क्या बात है, संगीत क्या बात है, तो ये क्या है, ये पक्ष है, ये निष्पक्ष नहीं है। ऐसा ऐसा कहाँ लिखा है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया, आपने अपनी मर्जी से ये कैसे मान लिया कि ऐसा होता है। तो बिना प्रमाण के, बिना लिटरेचर के, बिना किसी प्रूफ के हम एक रिसर्चर के रूप में कोई पक्ष नहीं ले सकते। अपने जीवन के अनुभव के बेस पर या हमें ऐसा लगता है उसके बेस पर, हमने ऐसा सोचा, ये सोचकर हमें पसंद है, इस क्राइटेरिया पर अगर हम रिसर्च के लिए बायस होंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो बायसनेस को जो कि कई तरह के प्रकार बायसनेस के बताए गए हैं। एक तो हो गया व्यक्तिगत पक्षपात, हो गया कि भाई आप अपने इंटरेस्ट को हावी होने दे रहे हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि जो प्रेक्षण है उससे भी संबंधित एरर हो सकती है कि आपने वही देखना चाहा जो आप देखना चाहते थे, जो आपको पसंद थी वो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे थे, जो चीजें आपको पसंद नहीं थी, यानी कि पूरे नजरिए का खेल है। आपने नजरिया यानी कि आपके जीवन को या चीजों को देखने का तरीका, आपका जो अपना स्टाइल है, आपने उस तरीके से ऑब्जर्व किया और उसमें भी आपने पक्षपात कर दिया। ठीक, एक्सपेक्टेंसी बायसनेस मतलब आप उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, तो आप जो उम्मीद कर रहे थे उसी दृष्टिकोण से आप उस डेटा को देख रहे हैं या डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं या डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये सारी भी बायसनेस रिसर्च में देखने को मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बायसनेस है जो अक्सर प्रतियोगिता के प्रश्नों में भी आता है, एग्जाम में भी शॉर्ट नोट में दे दिया जाता है, जिसको कहते हैं प्लेसिबो बायसनेस, प्लेसिबो पक्षपात। इसका मतलब क्या होता है कि केवल उपचार मिलने से ही लगने लग जाता है कि अरे रिलीफ हो गया। ठीक है, आप देखिए कभी कभी कोई किसी को आपने कोई दवा दी, मान लीजिए आपने कोई एक्स दवा दी और आपने उससे पूछा कि दवा खाया कुछ आराम हुआ, तो एक व्यक्ति है जो कहेगा कि अरे अभी तो खाया है, पता नहीं अभी देखते हैं। कुछ लोग कभी कभी उन्होंने दवा खाया और 5 मिनट बाद वो खुद ही कहने लगते हैं अब थोड़ा सा जाकर ठीक लग रहा है, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो उनको केवल उपचार मिलने मात्र से ही उनको रिलीफ की फीलिंग आने लग जाती है, तो वो बायस्ड हो जाते हैं कि हाँ ये चीज हो गई इसलिए ऐसा रिजल्ट हो गया, पता नहीं वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह की बायसनेस से भी हमें और एक रिसर्चर को बचना चाहिए। तो आज जो हमने आपको इतनी सारी बातें शोध के बारे में बताई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने सरल शब्दों में आप अपनी बात आप तक पहुंचाई होगी और आपको ज़रूर ये ब्लॉग का यूनिट 1 पढ़ने में आसानी होगी। और जब भी आप इस ब्लॉग के यूनिट 1 को खोलेंगे तो जितनी बातें भी मैंने आज बताई आपको वो सब उसमें कवर होती नजर आएंगी। ठीक है, तो रिसर्च जो है, शोध, वो केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमारे सोचने समझने की एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रोसेस है।
जब हम किसी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम को जब बिना पूर्वाग्रह के, बिना मतलब कोई भी पूर्वाग्रह ना हो, प्रेजुडिस ना हो, प्रमाणों के आधार पर सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, तभी एक वास्तविक रिसर्च होती है। तो रिसर्च में हमें पहले से कोई बायसनेस क्रिएट नहीं करनी है, कहीं भी पूर्वाग्रह नहीं होना है कि हम कोई सैंपल या कोई, हमें किसी भी चीज़ का बैड अनुभव है तो उस सैंपल को हम जनरलाइज कर दें या उस डिस्ट्रिक्ट को जनरलाइज कर दें, उस कास्ट कल्चर को जनरलाइज कर दें और उसके बारे में वो स्टिग्मा पैदा कर दें और हम काम ही ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्चर को बहुत ही खुले दिमाग का होना चाहिए, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए और जो साइंटिफिक चीज़ें प्रामाणिक सामने आ रही हैं उनको ही मानना चाहिए। तो एक जो अच्छा शोधकर्ता है, एक अच्छा रिसर्चर है, वो उत्तर नहीं खोजता है, वो सही प्रश्न पूछना भी सिखाता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी बात में स्टार्टिंग में ही कहा था, जिससे मैंने शुरुआत की थी उसी से मैं एंड भी करूंगी, कि प्रश्न पूछना भी एक कला है और एक शोध में एक अच्छा प्रश्न जब तक हमारे सामने नहीं आएगा, उससे संबंधित क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्या उसका सॉल्यूशन है, इसके लिए हम कभी भी सही प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, समाज में उसका एक कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, जो जो एक अच्छे रिसर्चर को इस पहलू को समझना चाहिए और गंभीरता पूर्वक अपने शोध को आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे वो साइकोलॉजी की, चूंकि आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी अगर हैं तो नई थेरेपीज को अगर हम विकसित करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई पुरानी थेरेपीज उनको वो उसका कोई मॉडिफाइड वर्जन आप देना चाहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का और बेहतर कैसे उपचार हो सकता है, या एजुकेशन सिस्टम में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, या ऑनलाइन सिस्टम में हम क्या बेहतरी कर सकते हैं, ऑफलाइन में ऐसी क्या चीजें करें जिससे क्रिएटिविटी इनोवेशन में बढ़ावा मिले, बच्चों की कनेक्टिविटी बढ़े, जो शिक्षक हैं उनका और इंटरेस्ट बढ़े, या सरकार जो है वो और अच्छी सुविधाएं विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंचा सके, ठीक है, जो हमारे कर्मचारी हैं, वर्क प्लेस पे लोग हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके, बच्चों के डेवलपमेंट को हम समझ सकें, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, वो परिवार के इश्यूज हो, स्कूल के इश्यूज हो, कोई भी इश्यूज हो, इन सभी के लिए रिसर्च का बहुत 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 योगदान है। और रिसर्च अगर सही ढंग से की जा रही है तो मेरा विश्वास मानिए कि समाज में बेहतर विकास होगा, बेहतर मॉडल्स डेवलप होंगे, लोग अच्छी तरह से शिक्षित होंगे और जो रिसर्च से मिली जानकारियां हैं उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो जब भी हम शोध करते हैं तो शोध के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। शोध के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको पूरी तरीके से अपने जहन में उतारना चाहिए और शोध में जितने भी इथिकल इश्यूज हैं, जितने भी इथिकल प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी नैतिकता को छोड़कर कोई भी ऐसा काम ना करें जो शोध के आड़े आए या शोध में गलत चीज को क्रिएट करे। तो मैं अभी अपने सभी विद्यार्थियों को, जो हमारे मास्टर्स के विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छे शोधकर्ता बने और अपने जो भी आपको इंटरेस्ट है, आप अपने जो टीचर हैं, शिक्षक हैं या जो भी आप जिनके भी साथ आप काम करना चाहते हैं, उनसे एक अच्छे प्रश्न, एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन को ढूंढें, उसके बारे में चर्चा करें और केवल प्रश्न ही ना बनाएं। आप क्षेत्र में जाएं और वास्तव में उस समस्या के बारे में पता करें और देखें कि जो प्रश्न आपने क्रिएट किया है, जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वो कितना वैलिड है। तो क्या प्रश्न सही है? अगर ये प्रश्न उचित है, सही है और न्यायोचित है यानी जस्टिफाइड है, तभी आप इसको अपने शोध में शामिल कर सकते हैं। और अपने शोध में अगर आपने इसको शामिल किया, फिर उसकी जो भी प्रक्रिया मैंने आज आपको बताई, उनका वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करें और उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे ये विश्वास है कि आप एक अच्छे शोध को कर पाएंगे, कंडक्ट कर पाएंगे और उससे जो मिली फाइंडिंग्स हैं वो भी सोसाइटी को आप दे पाएंगे। तो रिसर्च करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी सोच ही होती है जो एक बड़ा इन्वेंशन क्रिएट कर देती है, एक छोटी सी सोच ही होती है जो एक बहुत बड़ा इनोवेशन क्रिएट कर देती है। तो सोचिए, सोचते रहना चाहिए और सोचते सोचते, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते बहुत से प्रश्न हमारे सामने आते हैं और हम लोग उसके लिए कुछ नया सोचते हैं, नया प्लान करते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा कर बैठते हैं। तो इनोवेशन के लिए
सोचना बहुत ज़रूरी है, थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो शोध में ये सारी काम बहुत ज़रूरी हैं। शोध ऐसा नहीं कि आप कोने में बैठ जाएँ और कुछ भी सोचें वो तो वो शोध हो जाएगा, नहीं। शोध के लिए आपको निकलना पड़ेगा, इंटरैक्शन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिव्यूज़ को देखना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, उस क्षेत्र के, उस सैंपल के बारे में डिटेल जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा प्रश्न आपके ज़हन में आ सकता है और आप एक अच्छे शोधकर्ता बन सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ ली कि शोध क्या है, शोध का अर्थ क्या है, शोध की क्या महत्व है, क्या उपयोगिताएँ हैं, एक अच्छी रिसर्च की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, एक अच्छे रिसर्च के क्या-क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या कसौटी होती है, ठीक है? डिस्कवरी कैसे होती है, कैसे कॉन्टेक्स्ट डेवलप होता है या फिर कैसे उसका जस्टिफिकेशन होता है और क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर इन सारी बातों को हम ध्यान से रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप शोध कर पाएँगे। तो शोध में का ये यूनिट 1 है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।